स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृषिपुर में। मेरा नाम है ऋषि शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके हर एक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जहां से हर साल हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया हुआ रहता है, जैसे कब कौन सी स्कीम आई, उस स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या उसके रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जानना होता है। उसके साथ ही साथ जो हमारे ओवरऑल कंट्री या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा मार्केटिंग का सेगमेंट चल रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का सेगमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से रिलेटेड जितने भी डेटा और पोर्टफोलियो आते रहते हैं उनके बारे में भी आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करना होता है। तो उसी क्रम में एग्रीकल्चर करंट अफेयर की एक सीरीज़ जो कि वीकली बेस पे होगी, यानी कि हर हफ्ते हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको हम कृषिपुर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग से सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आज नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, पहली बार तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आज के बाद जितने भी हम आपको वीडियो यहाँ पे शेयर करें, यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हो, उसकी वीडियोस आपके तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। अपने अगर सेशन पसंद आए तो खुद भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और देखते हैं कि 1 जून से लेकर 7 जून 2021 तक के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आए थे उनमें कौन कौन सी हेडलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, जो पहली रिपोर्ट आई हुई थी, मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात हुई थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 7.3% अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर की बात करें, यानी कि जनवरी से लेकर जो हमारा मार्च वाला पीरियड चला, जो फोर्थ क्वार्टर होगा हमारे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसमें जो हमारा जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वो 7.3% के निचले स्तर पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के अनुसार ये जो हमारी रिपोर्ट आई है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खास बात है वो आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे जो अलग अलग बॉडीज़ होती हैं जो हमारे जीडीपी का निर्माण करती हैं, इंडिया के जीडीपी से रिलेटेड होती हैं, उनका क्या योगदान रहा है, उनका कितना परसेंटेज रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या फिर बढ़े हैं, उसके बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे रिलेटेड हमारा जो सेगमेंट रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का। तो 2019-20 में जो आंकड़ा 4.3% का था, वो 2020-21 के फोर्थ क्वार्टर में आते आते 6.8% की बढ़त पे था। ये ओवरऑल हम जीडीपी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव सिम्टम थी, एक पॉजिटिव साइन थी इंडिया के जीडीपी के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का 6.8% के समथिंग में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरे सेगमेंट्स की बात करें जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स और ईटीसी की, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग से काफ़ी कम या फिर निगेटिव रहा है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की, ठीक है, किसकी, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो वो भी समथिंग अराउंड 6.2%, कितना, 6.2% का हमें वहाँ पे भी श्रैंक देखने को मिला है। बट जो अच्छी बात है, जो पॉजिटिव बात है अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, वो ये है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी अगर हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें 3.6%, याद रखिएगा 3.6% का इंक्रीमेंट देखने को ही मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट हो सकता है साबित इंडिया के जीडीपी के लिए। चलिए, अब ये जो बात हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की या फिर जो श्रैंक होने की बात हो रही है जीडीपी के ओवरऑल, इसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो क्या है, जो हमारा पेंडेमिक है। पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, नहीं तो अगर हम पिछले 10 या 20 सालों के अपने फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी को अगर देखें तो ऐसा जो गिरावट हुआ है, जो 7.3% का निचला स्तर पे हमारा जीडीपी आ चुका है, ये वाली प्रॉब्लम हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो आप लोग को तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट और क्वेरी बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने क्वेश्चन को पूछता है या फिर मेरे बारे में कोई जानना चाहता है। आप मुझसे अगर पर्सनल मिलना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम
के थ्रू आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्वायरीज होती है आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ पे अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बढ़ेंगे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जून, ठीक है। चूँकि हम 1 जून से लेकर 7 जून के बीच के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है उन सभी को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो ये हर साल 1 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन में अच्छे से समझिएगा पॉइंट को, यहाँ पे नेशनल मिल्क डे की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे की बात हो रही है। तो 1 जून को ये हमेशा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये सेलिब्रेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा इसका रीज़न होता है, जो वजह होता है, क्योंकि हर साल जितने भी डेज़ हैं, जितने भी ईयर्स होते हैं, उनके पीछे उन्हें सेलिब्रेट करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि लोगों को दूध के इम्पोर्टेंस के प्रति, ठीक है, अपने डाइट में दूध के इम्पोर्टेंस के प्रति क्या उसका रोल है, उसे एक्सेप्ट करने से, उसे डाइट में लेने से क्या प्रॉफिट होता है, हमें कितनी अवेलेबिलिटी दूध की होनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ इन सब चीज़ों का अवेयरनेस जो है, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करते हैं। वो वर्ल्ड का भी हो सकता है, वो नेशनल भी हो सकता है, मतलब नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो बात ये है कि वर्ल्ड मिल्क डे 2021 का मेन जो फोकस रहा वो किस थीम पे रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सस्टेनेबिलिटी एंड डेयरी सेक्टर, जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी एंड डेयरी सेक्टर ये इस बार वर्ल्ड मिल्क डे 2021 का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम रहा है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो FAO के थ्रू, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 2001 से वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे फिर से यही बात कहूँगा कि यहाँ नेशनल मिल्क डे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेशनल मिल्क डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपको इस सेशन के लास्ट में मिलने वाला है, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। द रिकॉर्ड wheat procurement just after the all-time high procurement of paddy according to the latest data of Food Corporation of India FCI, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो उम्मीद है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्रीकल्चर करंट अफेयर के सेगमेंट में। तो FCI की अगर बात करें तो उसने एक जो अपना डेटा दिया हुआ है इसी हफ्ते के जून में, तो उसने जो अपने डेटा में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि वीट की अगर बात करें, गेहूं की खरीदारी की बात करें, तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर हम पैडी से भी तुलना करें तो उससे भी ज़्यादा इस बार हमारे वीट का खरीदी हुई है, जो कि कितनी हुई है आपके सामने आपका डेटा बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैंने रख के आपको समझाने का, ताकि अच्छे से अच्छा और सही से सही जो तरीका हो सकता है आपको समझने का, चीज़ों को करने का और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाने का, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरे कृषिपुर की, कि हर एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो 405, ठीक है, 405 लाख मीट्रिक टन जो है इस बार हमारी वीट की प्रोक्योरमेंट हुई है, ठीक है। तो पिछले बार की अगर बात करें हम 2020 और 21 की बात करें तो ये जो हमारा रेशियो था, ये जो हमारा डिजिट थी वो 390 लाख मीट्रिक टन थी, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, इस डेटा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा आपके सामने है ये दोनों सोर्सों से लिया गया है, यानी कि खरीफ मार्केटिंग सीजन जिसे हम KMS के नाम से जानते हैं और रबी मार्केटिंग सीजन RMS, इन दोनों के एक समायोजन से निकल के जो रिपोर्ट आई थी FCI की, उसके बेसिस पे ये बात आपके सामने हो रही है। अगर प्रोक्योरमेंट में हम स्टेट वाइज अगर देखें तो पंजाब का नाम, ठीक है, पंजाब का नाम हाईएस्ट पे है, जो कि लगभग 132 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदी हुई है सिर्फ पंजाब में। वहीं दूसरे अगर जगहों पे बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है, जो कि जिसने 127 लाख मीट्रिक टन या फिर LMT जो है प्रोक्योरमेंट की है वीट की, और तीसरे प्लेस पे हरियाणा है, ठीक है। तो ये आपको जो सीक्वेंस है, जो सीरीज़ है प्रोक्योरमेंट की वीट के, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। केरला हैज़ रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग्स SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, ठीक है। केरला ने नीति आयोग द्वारा जो SDG होती है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स होता है, उसमें पिछले वर्ष की भांति केरला ने इस बार भी
टॉप किया है, ठीक है, पहले रैंक पे है पूरे इंडिया में। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स होता है वो क्या इवेल्युएट करता है, वो इवेल्युएट करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हेल्थ होता है, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, यानी कि उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की इन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके ये हमारा SDG का इंडेक्स दिया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टैग दिया जाता है, जिसमें केरला ने 2020-21 में पूरे इंडिया में टॉप किया है, ठीक है। टॉप करने के बेसिस पे यहाँ पे इसकी मार्किंग की जाती है हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की। तो केरला का जो इसमें मार्क आया था, जो स्कोर आया था टोटल, वो आया था 75। और अगर दूसरे प्लेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के सेम स्कोर थे, जो कि कितना था, 74 था, ठीक है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की बात करें तो ये 2018 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट से बढ़ने के पहले मैं आपको पोजीशंस को और अच्छे से यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ कि जो टॉप 5 पोजीशंस थी उसमें केरला, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया, केरला जो कि 75 स्कोर से इंडिया में टॉप पर है और दूसरे प्लेस पे। तो टॉप 5 पोजीशन के जितने भी स्टेट हैं वो आपके स्क्रीन पे सामने हैं। और बॉटम के भी जो पोजीशन है, जिसमें बिहार का सबसे लोवेस्ट स्कोर रहा है 52, और ये इसी के साथ ही साथ जो हमारा इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स है उसमें सबसे जो निचले स्तर पे जो स्टेट है वो है बिहार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, है ना। 1 जून से 7 जून के बीच की बात हो रही है। तो इसी सीक्वेंस में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है अभी हाल ही में 5 जून को, ये हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके मनाने के पीछे, इसे सेलिब्रेट करने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, जो रीज़न रहता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई भी डे हम अपने एग्रीकल्चर में या फिर ऐसे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वाइज या फिर इंटरनेशनल, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। या तो उसके अवेयरनेस को लेके रहता है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव को लेके कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे हम अवेयरनेस और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और उसके अवेयरनेस के लिए इसको हम हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1974 में, 1974 में सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरे वर्ल्ड में, जो कि अवेयरनेस करता है जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर। अब वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आपके माइंड में जो चल रहा है वो कितने हद तक सही हैं, बट अभी लास्ट ईयर कुछ पेपर्स उठा के हम अगर बात करें तो उसमें ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए थे जिसे देख के थोड़ा उनमें सही एग्जाम्पल का चयन करना मुश्किल हो रहा था। तो उन सारे एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ रख के आपके सामने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि मैराइन पॉल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और सस्टेनेबल कंजप्शन और वाइल्ड लाइफ क्राइम जैसे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन सबको लेके अवेयरनेस करने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि इस बार की थीम यानी कि 2021 की विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो क्या है, तो वो आप जान लीजिएगा और इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा कि री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, जनरेशन रीस्टोरेशन। तो इस बार की ये पूरी थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की, री इमेजिन करना, रिक्रिएट करना और रीस्टोर करना, यानी कि जनरेशन को रीस्टोरेशन करना, ये पूरा इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रहा है, ठीक है। बढ़ेंगे अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर इसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर। हालांकि ये बात तो 1 साल पुरानी हो चुकी है। ये बात है 2 अक्टूबर 2020 की, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक अभियान की शुरुआत की थी। उस अभियान का नाम था माझी वसुंधरा अभियान, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था माझी वसुंधरा, यानी कि जिसे मराठी में इन्होंने माझी वसुंधरा नाम दिया है, यानी कि मेरी धरती, आप हिंदी में समझ सकते हो।
इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2021 में यहाँ पे हेरिटेज ट्रीज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो हेरिटेज ट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज ट्रीज उन ट्रीज के लिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है जो ट्रीज या तो 50 साल से ऊपर के हैं या फिर जो 50 साल के हैं या फिर 50 साल के ऊपर के हैं। तो ऐसे ट्रीज़ का जो भी महाराष्ट्र के अंडर में आते हैं, उसके जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आते हैं, इन सारे ट्रीज़ को हम हेरिटेज ट्रीज़ के रूप में जानेंगे। और इसके संरक्षण के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा माझी वसुंधरा हमारा अभियान काम करता है। इसके साथ ही साथ माझी वसुंधरा के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सिटीजन हैं, महाराष्ट्र के जो सिटीजन हैं, उनको क्लाइमेट चेंज के लिए किस प्रकार से उनको उसकी सहभागिता दिखाई जाए, उसके लिए अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, इस चीज़ को लेके जो परम उद्देश्य रहा है माझी वसुंधरा का, वो यही रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उसे कैसे डायनामिक रूप में उसे अलाउ करना ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ अपने आप को मूव करें। जिस हिसाब से कंडीशन बनती जा रही है महाराष्ट्र में पोल्यूशन की और अदर रेमेडीज़ की, उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक बहुत ही एक अच्छी पहल है जिसका नाम है माझी वसुंधरा अभियान। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने जैसा कि बताया, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस सेशन का जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों को मुझे पता है आंसर पता होगा, तो आप अपने वैल्यूबल फीडबैक्स और कमेंट और इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार और डायनामिक सेशंस आपके सामने बैक टू बैक आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।